जरा सोचिए कि कोई एक ऐसी फिलॉसफी ले जो एक दुनिया के लिए बनी हो और उसे उठाकर पूरी तरह से एक अलग ही महाद्वीप पर लागू कर दे। बिल्कुल यही काम किया था आधुनिक कम्युनिस्ट चीन के जनक माओ जेडोंग ने। आज हम यही समझेंगे कि उन्होंने मार्क्सवाद को इसका एक बिल्कुल अनोखा एशियाई रूप कैसे दिया। तो यहीं पर वो सबसे बड़ी पहेली सामने आती है, एक मजदूरों की क्रांति कैसे शुरू की जाए एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग किसान हों। यही वो चुनौती थी जिसने माओ को मजबूर किया कि वो मार्क्सवाद को 20वीं सदी के चीन की हकीकत के हिसाब से ढालें। देखिए, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज थे वो यूरोप के कारखानों और शहरों को ध्यान में रखकर बने थे, लेकिन चीन एक बहुत अलग जगह थी, एक विशाल कृषि प्रधान देश। माओ ये जानते थे कि अगर यहाँ क्रांति लानी है तो उन्हें मार्क्सवाद का चीनी भाषा में, मतलब चीनी हालात में अनुवाद करना ही होगा। और इस चुनौती से निपटने के लिए माओ ने कई दशकों तक अपने विचारों को विकसित किया। उनकी जो बड़ी रचनाएं हैं, जैसे ऑन कॉन्ट्रडिक्शन और ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये हमें दिखाती हैं कि कैसे उनकी सोच चीन के बदलते हालात के साथ साथ विकसित हुई। तो माओ का पहला और सबसे बड़ा, सबसे साहसिक कदम क्या था? उन्होंने क्रांति के लिए एक बिल्कुल नए हीरो की पहचान की, और ये एक ऐसा कदम था जो मार्क्सवाद के नियमों को, कह सकते हैं कि, पूरी तरह से तोड़ रहा था। देखिए, मार्क्स और लेनिन के लिए हीरो हमेशा से औद्योगिक मजदूर था, जिसे सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट कहते हैं। लेकिन माओ ने जब चीन की तरफ देखा तो उन्हें एक अलग ही सच्चाई नजर आई। उन्होंने तर्क दिया कि चीन में ये किसान हैं जो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा थे, वही क्रांति को लीड करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सोचिए, अगर क्रांति के हीरो ही बदल गए हैं तो फिर लड़ने का तरीका भी तो बदलना होगा, है ना? और यहीं से माओ अपनी अगली बड़ी थ्योरी पर पहुंचे, जनता का युद्ध या पीपल्स वॉर। माओ के लिए ये लड़ाई एक तरह से दो फ्रंट पर थी। उन्हें सिर्फ चीन के अंदर के ताकतवर जमींदारों से ही नहीं लड़ना था, बल्कि बाहर की उन विदेशी ताकतों से भी लड़ना था जो चीन का शोषण कर रही थीं। उनके लिए ये दोनों लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। और ये जो कहावत है, ये उनकी फिलॉसफी के बिल्कुल केंद्र में है। माओ का मानना था कि युद्ध टैंकों और बंदूकों से नहीं जीते जाते, बल्कि लोगों की इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं। उनके लिए जनता ही सबसे बड़ा और आखिरी हथियार थी। तो इस लंबी और मुश्किल लड़ाई के लिए उनका हथियार क्या था? गुरिल्ला युद्ध। जहां मार्क्स और लेनिन ने एक तेज, निर्णायक हमले की कल्पना की थी, वहीं माओ ने एक लंबे, धैर्य वाले संघर्ष की तैयारी की, जिसका मकसद दुश्मन को थका देना और अपनी सेना को बचाए रखना था। माओ इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए सशस्त्र संघर्ष की जरूरत है। उनका ये जो प्रसिद्ध उद्धरण है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये उनके इस विश्वास को साफ साफ बताता है कि एक स्थापित, हथियारबंद दुश्मन को सिर्फ ताकत से ही हराया जा सकता है। लेकिन एक बार जब बंदूकें शांत हो जाती हैं तो फिर सरकार कैसी बनती है? माओ का जवाब न तो पश्चिमी लोकतंत्र जैसा था और न ही सोवियत कम्युनिज्म जैसा। उन्होंने कुछ नया ही सोचा था। उन्होंने नए लोकतंत्र की कल्पना की जो 4 वर्गों के गठबंधन पर आधारित थी: किसान, मजदूर, छोटा मध्यम वर्ग और ये थोड़ा हैरान करने वाला है, यहां तक कि राष्ट्रीय पूंजीपति भी। ये एक प्रैक्टिकल कदम था। वो ये मान रहे थे कि चीन को अपनी अर्थव्यवस्था फिर से बनाने के लिए हर किसी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मान लेते हैं कि क्रांति जीत ली गई है। अब क्या? ज्यादातर नेताओं के लिए ये देश बनाने का समय होता है, लेकिन माओ के लिए लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई थी। और यहीं हम उनके सबसे कट्टरपंथी और, कह सकते हैं, खतरनाक विचारों में से एक पर आते हैं, स्थायी क्रांति। मार्क्स का मानना था कि राज्य यानी सरकार आखिरकार खत्म हो जाएगी। माओ इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ग संघर्ष सत्ता संभालने के बाद भी जारी रहता है। उनके लिए क्रांति कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसे क्रांति की भावना को जीवित रखने के लिए समय समय पर हिंसक उथल-पुथल की जरूरत थी। और ये जो स्थायी क्रांति का विचार है, इसका सबसे चरम और विनाशकारी रूप सांस्कृतिक क्रांति में सामने आया। कागज पर तो इसका उद्देश्य पार्टी को नौकरशाह बनने से रोकना था, लेकिन हकीकत में इसने चीन को सालों की अराजकता और पीड़ा में धकेल दिया, क्योंकि माओ ने पार्टी के ढांचे को दरकिनार करके सीधे जनता से अपील की। लेकिन यहां एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण नियंत्रण और स्थायी संघर्ष में विश्वास करता था, क्या वो कभी असहमति की अनुमति देगा? हैरानी की बात है, पर एक समय के लिए ऐसा लगा कि वो देंगे।
माओ ने एक मशहूर ऐलान किया, 100 फूलों को खिलने दो, जिससे बुद्धिजीवियों और कलाकारों को शासन की आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऊपर से देखने पर यह खुलेपन का एक पल लग रहा था। हालांकि कई इतिहासकार इसे एक बहुत सोची समझी चाल के रूप में देखते हैं। असंतुष्टों को लुभाना ताकि वो खुद सामने आ जाएं और बाद में उन्हें आसानी से कुचला जा सके। तो इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखें तो माओ के राजनीतिक दर्शन से क्या टेकअवे मिलता है। चलिए उनकी स्थायी विरासत को संक्षेप में समझते हैं। अंत में माओ की सबसे स्थायी विरासत शायद यही थी कि उन्होंने एक आयातित यूरोपीय सिद्धांत को लिया और उसे चीन की अनूठी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने मार्क्सवाद को चीन के विशाल ग्रामीण इलाकों के लिए प्रासंगिक बनाया और इस प्रक्रिया में उन्होंने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। और हम इस चर्चा को माओ के इस अंतिम शक्तिशाली उद्धरण के साथ छोड़ते हैं, जो उनके विश्वास के विरोधाभासी दिल को दर्शाता है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी गूंजता है, जो हमें दुनिया भर में शक्ति और संघर्ष की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।